दोस्तों सबसे पहले टीएमसी लीडर मनोरंजन व्यापारी का ये स्टेटमेंट जरा सुनिए। एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी और 100 बीमारी। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब बिहारियों को बीमारी से जोड़कर संबोधित किया जा रहा है। देश के हर कोने कोने में बिहारी लोगों के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना बहुत आम सी बात है। बिहारी का वर्ड सुनते ही लोगों के मन में एक गुटखा चबाता लुंगी पहने अग्रेसिव पर्सन इमेज दिमाग में बनने लगती है, जो या तो वो क्रिमिनल होगा या फिर मिट्टी से सने हुए कपड़े पहने हुए मजदूरी का काम करता होगा। अगर दोस्तों हम स्पेशली दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात करें तो वहां पर बिहारी शब्द का यूज गाली के तौर पे किया जाता है। अगर आप इन शहरों में रिक्शा चलाते हैं या फिर मजदूरी और साफ सफाई का काम करते हैं तो कुछ वर्कर्स के नजर आ गए तो भले ही वो राजस्थान या हरियाणा या गुजरात से रहने वाले हो, लेकिन उनकी वेशभूषा से, उनकी काम की वजह से उन्हें बिहारी ही समझा जाता है। पर मेन सवाल या मुद्दा यही है ना कि बिहारियों से इतनी नफरत क्यों, और वो भी अपने ही देश में। सो दोस्तों इसके पीछे जो भी मेजर रीजन है ना, उनको हमने कई ऐसे पार्ट्स में और पॉइंट्स में बांट दिया है, जिसमें पहला रीजन है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब दोस्तों इन पॉइंट को समझने के लिए हमें 1980 की अर्ली हिस्ट्री को देखना होगा। उस टाइम दोस्तों मुंबई में उनके लोकल वर्कर्स के बाद सेकेंड लार्जेस्ट लेबर बिहार से ही आते थे, और ये लोग बहुत ही मेहनती होते थे, इसलिए इन्हें आसानी से काम भी मिल जाया करता था। और ऐसे में जाहिर सी बात है दोस्तों कि वहां के लोकल्स के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया और उन्हें अपने खुद के स्टेट के अंदर काम मिलने से प्रॉब्लम होने लगी। उस टाइम दोस्तों महाराष्ट्र के गवर्नमेंट भी स्टेट के डेवलपमेंट और उससे जुड़े प्रोजेक्ट को बहुत ही सीरियसली ले रही थी, और इसी वजह से गवर्नमेंट अपने लो लोकल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगी। एक समय तो इस प्रेफरेंस ने इतना भयानक रूप ले लिया दोस्तों कि ना सिर्फ बिहारी बल्कि दूसरे स्टेट के लोगों की दुकानों को जबरदस्ती बंद करा दिया जाता था। 1950 में साउथ इंडियंस के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा शुरू हो गया और लोग नारा देने लगे थे, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, क्योंकि उस टाइम महाराष्ट्र में साउथ इंडियंस बड़ी संख्या में माइग्रेट करने लगे थे। हालांकि बिहारियों के मुकाबले साउथ इंडियंस या फिर गुजरातियों को हेड सेंटीमेंट का थोड़ा सा कम सामना करना पड़ा था। और दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि रीजन था पैसा और इनका व्यापार, जो उस टाइम पर काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक ये सारी चीजें बिहारियों के पास नहीं था। लिटरेसी रेट दोस्तों भले ही आज बिहार का इतिहास खूब स्ट्रॉन्ग रहा हो, जैसे महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट बिहार से ही हो, दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यहीं से हो, या फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान क्यों ना यहाँ से प्राप्त हुआ हो, लेकिन आज के टाइम पर ये इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आज का बिहार का इतिहास बिल्कुल उल्टी दिशा में बह रहा है। आज बिहार के लिटरेसी रेट कुछ इतना परसेंट के सारे स्टेट से पीछे है, लेकिन लिटरेसी रेट इतना कम क्यों? तो दोस्तों इनका मेन रीजन है स्कूल में बुनियादी जरूरतों की कमी, बच्चों का बीच में स्कूल छोड़ा देना और एजुकेशन को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी। मैं बहुत ही जल्दी इन पॉइंट को बोलकर निकल गया ना, लेकिन जरा रुकिए, इन्हें थोड़ी डिटेल में आपको बताता हूँ। अब दोस्तों जरा देखिए कि बिहार के हर गाँव में गुलाबी रंग की स्कूल बिल्डिंग दिख जाती है। अब बिल्डिंग तो बन गई है, लेकिन स्कूल की हालात देखकर ऐसा लगता है कि सरकार की दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ इसको खड़ा कर देना था, ना कि एजुकेशन का लेवल सुधारने में। बिहार की प्राइमरी स्कूल में तो कई बच्चों को कोर्सेज की बुक्स तक नहीं मिलती है। क्लास 4 में बच्चों से सवाल पूछा जाए तो ज्यादातर के पास जवाब ही नहीं होता। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है तो ज्यादातर के पास सवाल का जवाब ही नहीं होता। लंच टाइम के बाद स्कूल बंद करना तो आम सी बात है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही दोषी नहीं मान सकते, बल्कि कई ऐसे पेरेंट भी हैं दोस्तों जो एजुकेशन को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। जब पढ़ने लिखने के बाद भी गाँव के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती है तो फिर उसका गलत मैसेज लोगों तक जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि ये सारी पढ़ाई कराकर तो बेकार ही है, पढ़ लिख कर नौकरी तो उसे मिलेगी नहीं और लास्ट में उसे खेती मजदूरी ही करना पड़ेगा। और ऐसे में उनका फोकस पढ़ाई लिखाई से हटकर रोजगार के समाधान पर रहता है। कई बार दोस्तों तो बच्चों की पढ़ाई छोड़ाकर उन्हें अपने साथ काम पर ले जाने लगते हैं, और ऐसे में बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते और ना ही उनके अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप हो पाती है जिससे कि वो बेहतर कमाई कर पाए। एंड में उसके पास मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरने के अलावा उन्हें कोई रास्ता बचता ही नहीं है। काम की तलाश में उन्हें अपना स्टेट छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, जहां उनकी बोलचाल, काम और वेशभूषा की वजह से उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता है। अब दोस्तों सिर्फ बात लिटरेसी रेट की नहीं है, बल्कि और भी कई ऐसे सारे पैरामीटर्स है जिनमें बिहार लेटेस्ट रैंक कर रहा है। 15 से 49 साल की महिलाओं में 60.3% एनीमिया के शिकार होती है। हालांकि यह डेटा पहले कुछ 67.5% था, जिनमें
बिहार ने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया होने से न सिर्फ मां पर इसका बुरा असर पड़ता है बल्कि बच्चे का भी हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। समय से पहले बच्चे का पैदा होना, कम वेट, बाद में बच्चे को भी एनीमिया होने का चांसेस बढ़ जाता है। और दोस्तों जब ऐसा बड़ी संख्या में होने लगे तो किसी भी स्टेट के लिए बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। इसके अलावा गरीबी में भी बिहार बाकी स्टेट के मुकाबले टॉप पर आता है और वहीं अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में ये हरियाणा और राजस्थान के बाद तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन दोस्तों जब भी अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों की बात अगर करो ना इनसे, तो क्या कहते हैं कि बिहार के लोग कि देश में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी तो बिहार से ही आते हैं। अब सच में एक अच्छी बात है, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी अभी भी हमारी नजरों से दूर है। दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनने के पीछे का रीजन ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने स्टेट इंडस्ट्रियलाइज जॉब नहीं मिल रहा है और थक हार कर उनका गोल सरकारी नौकरी ही बनकर रह जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि जब एक महिला एजुकेट होती है, फैमिली का स्टेटस बदल देती है और यही सेम चीज स्टेट या फिर देश के लिए भी लागू होता है, क्योंकि जहां वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता वो देश तरक्की में हमेशा नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों बिहार की, तो यहाँ औरतों के लिए इनइक्वालिटी बहुत आम सी बात है। यहाँ पर दोस्तों जितना प्रेफरेंस लड़के की पढ़ाई को दिया जाता है उतना लड़कियां को कभी नहीं मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस नारे तक ही सीमित रह जाता है, क्योंकि लड़कियों के पैदा होते ही माँ बाप उसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की जगह शादी और दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने में लग जाते हैं। दोस्तों अगर वो थोड़ा बहुत भी पढ़ ली ना तो एंड में उसे शादी करके सेटल ही होना पड़ता है। सेटलमेंट का मतलब सिर्फ शादी लड़कियों के लिए कैरियर जैसा कोई शब्द ही नहीं रहा है, और अगर कोई कैरियर बनाना भी चाहे तो फिर उसके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज की डिमांड कर ली हो। और इस तरह से दोस्तों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए सिर्फ मर्द ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि समाज की पॉलिसीज और पॉलिटिक्स भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। कई लड़कियों को तो बीच में ही पढ़ाई बंद करा दी जाती है और कई लड़कियां इसलिए स्कूल जाना बंद कर देती हैं क्योंकि वहां पर टॉयलेट की कोई सुविधा ही नहीं होती है। यही रीजन है दोस्तों कि जब बिहार में 71.2% पुरुष लिटरेट है, वहाँ औरतों की संख्या 51.5% है। इन्हीं सब रीजन की वजह से बिहार पीछे होता जा रहा है और यहाँ के लोगों को दूसरे स्टेट के लोगों से हेट का सामना करना पड़ता है। कास्ट पॉलिटिक्स दोस्तों, कास्ट इंडिया में आजादी से पहले ही एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा रहा है और इसे लेकर कई तरह के झड़प और दंगे इतिहास में आपको देखने को मिल जाएंगे। देश में कास्टिज्म से छुटकारा दिलाने के लिए कई ऐसे महान लोगों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि साउथ इंडिया में पेरियार और महाराष्ट्र में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन लेट 18 के दौरान बिहार में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि लोअर कास्ट के लिए फाइट कर सके। हालांकि दोस्तों कास्टिज्म वाली बीमारी यहाँ भी किसी महामारी की तरह फैली हुई थी और लोअर कास्ट वाले के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होने लगा था। उसी के दौरान दोस्तों लालू प्रसाद एक पॉपुलर लीडर के रूप में उभरकर सामने आने लगे, क्योंकि उनका नारा था कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। अब दोस्तों इनके सीएम बनने के बाद लोअर कास्ट को सम्मान तो जरूर मिल गया, क्योंकि उनका नारा था कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। अब दोस्तों इनके सीएम बनने के बाद लोअर कास्ट को सम्मान तो जरूर मिल गया, लेकिन बाकी का सिस्टम पूरी तरह से खराब होने लगा। बिहार में दोस्तों क्राइम रेट हद से ज्यादा बढ़ गया। दिन दहाड़े हत्या और लूटपाट की घटनाएं तो आम सी बात हो गई और लोग 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। यही रीजन है दोस्तों कि उनके शासन काल को जंगल राज कहा जाता था। यह जंगल राज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली 15 से 20 सालों तक चलता रहा, जिनमें बिहार के विकास की कमर तोड़कर रख दी। कारखानों पर ताला लगने लगा, लोगों को रोजगार उनसे छीन गया और गरीबी हद से ज्यादा बढ़ने लगी, जिसके बाद से लोग बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में पलायन करने लगे, दूसरे किसी स्टेट में जाने लगे। लेकिन अफसोस की बात तो यह है दोस्तों कि जब यही लोग लौट कर वापस अपने स्टेट आते थे तो फिर वोट जातिवाद पर ही देते थे। डेवलपमेंट बिहार सरकार का कोई मुद्दा ही नहीं रहा, ना कोई पब्लिक की डिमांड रही। बस इन्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए और सरकार भी उन्हें इन्हीं में लपेट के सत्ता कायम रखना चाहती है। मैनिपुलेट पॉलिटिक्स दोस्तों, जरा आप इस क्लिप को देखिए। यूपी ने बिहार से दिल्ली या स्टेटमेंट पंजाब के फॉर्मर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पिछले साल फरवरी में दिया था। सुना आपने दोस्तों, ये कितनी बेकाबी से कर रहे हैं कि हम यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को पंजाब में घुसने तक नहीं देंगे। कुछ साल पहले शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने भी कुछ इसी तरह का जहर उगला था और कहा था कि मुंबई में बिहार के लोगों के लिए परमिट सिस्टम लागू होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार से आप लोगों की वजह से महाराष्ट्र में अपराध बढ़ता जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की, जिन्होंने इसी साल लेबर डे के मौके पर कहा था कि राज्य में 90% क्राइम का जिम्मेदार यूपी और बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स का है। अब इस तरह के स्टेटमेंट सीएम या फिर बड़े पद पर बैठे लोगों की तरफ से आने लगते हैं तो
तो फिर कहीं ना कहीं आम नागरिकों को भी लगने लगता है कि क्राइम फैलाने में बिहारी ही जिम्मेवार हैं, या फिर उनके स्टेट में आकर उनके हिस्से का रोजगार छीन रहे हैं। अब नेता लोग तो हेट स्पीच देकर वोट बैंक भर के अपने अपने घरों में लौट जाते हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले बिहारियों का जो जीवन है उस स्टेट के लोग उन्हें तबाह कर देते हैं। अपने साथ होने वाले हर अपराध या फिर अन्याय का दोषी वह बिहार के लोगों को ही मानने लगते हैं। कुछ समय पहले आपने तमिलनाडु के अंदर बिहारी माइग्रेंट पर अटैक की खबर तो जरूर सुनी होगी। दोस्तों इन सब का रीजन कहीं ना कहीं डर्टी पॉलिटिक्स ही रहा है। इसके अलावा हेड सेंटीमेंट के पीछे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, जहां वो गैंग ऑफ वासेपुर गंगा जल, सूल जैसी फिल्मों में बिहारियों और अग्रेसिव ठड़की वायलेंट दिखाने से परहेज नहीं करते। इससे देश के लोगों में बिहारियों के लिए एक अनमैरिड कम्युनिटी जैसी इमेज बनने लगती है। ट्रेट लाइफ और विलियम अब दोस्तों यह एक ऐसा कंप्लेंट है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। असल में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट से टैक्स कलेक्ट करती है और फिर जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या या फिर गरीबी होती है उससे ज्यादा फंड एलोकेट किया जाता है। अब साउथ इंडियन स्टेट की पॉपुलेशन भी और वो वेल डेवलप भी है और ऐसे में गवर्नमेंट उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है और रिटर्न में उनके स्टेट को बहुत कम दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हर स्टेट के टैक्स की वसूली पर तमिलनाडु कुछ इतना कलेक्ट करती है और उस पर आने लगता है। जब इलेक्शन होने वाले होते हैं यहाँ बिहारियों को विलेन बना दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऐसा दिखाया जाता है कि वह यूपी और बिहार का ही फेवर ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है और उन्हें यहाँ से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट से साउथ इंडियन खुद को नॉर्थ और ईस्ट इंडियन से अलग करने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि हमारा पैसा लेकर भी यूपी और बिहार वाले अपने स्टेट को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों आज के दौर की बात करें तो हर एक चीज को पैसे से तौला जाता है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है लोग उसी का सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार में रहने वाले 2.97 करोड़ फैमिली में 94 लाख से भी ज्यादा ऐसा परिवार है ना दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ 6,000 या उससे भी कम कमाते हैं। और बिहार के लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना भी एक रीजन है, क्योंकि आज से लगभग 15 साल पहले हरियाणा कुछ इसी स्टेज पर था, लेकिन जब वहां के किसान अमीर होने लगे तो फिर अचानक से लोगों का माइंड सेट है जो उनके लिए बदल गया। हरियाणवी एक्सेंट बोलना ना अब बहुत कूल लगने लगा, वहां के वेशभूषा लोग जमीन से जुड़े नजर आने लगे। ऐसे में अगर बिहार भी अगले 15 से 20 सालों में डेवलप हो गया तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें बिहारी एक्सेंट सुपर कूल लगने लगेगा और पूरा देश उनकी कल्चरल की अलग अलग चीजों को अपनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद से ना बिहारी अपशब्द की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ना इन्हें रोजगार छीनने वाला परदेसी कहा जाएगा। लेकिन ऐसा होने के लिए ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि आम नागरिकों को भी बड़े बड़े स्टेप लेने होंगे। कास्ट या फिर जातिवाद से निकलकर एजुकेशन डेवलपमेंट और रोजगार की बात करनी होगी, स्टार्टअप और बिजनेस की बात करनी होगी, सरकार से सवाल करना होगा और अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, बिहार के लोग अपनी छवि को बदलने में कभी भी कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।